हेलो गाइस, मैं हूँ चुटकी वाला बाबा। ज्ञान लेंगे हम कल्चर वाला। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो शुरू करते हैं भाई। तो रीट का नोटिफिकेशन आ चुका है। मुझे लगता है आप सबका ब्लड प्रेशर हाई हो रखा होगा। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है किलों की, तो वो रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उसको देखें, उससे जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें। और यार वीडियो देखा करो यार, पढ़ लो रे। बाकी बातें बाद में करेंगे। शुरू करते हैं भाई। आज पहला जो मेरा वीडियो था वो जोधपुर के किले पे था, वो आप जाके ज़रूर देखना। दूसरा जो वीडियो है दुर्गों की श्रेणियों पे था, वो भी आप ज़रूर देखना। और ये जो आज का वीडियो, आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला है ना, वो राजस्थान का मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण किला, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के किले भाई साहब क्या ही बोलना उनका। चाहे वो स्थापत्य कला की दृष्टि से देखो, चाहे मेवाड़ को वीरता के दृष्टि से देखो, या फिर वर्तमान में आप एग्जाम की दृष्टि से देखो, हमेशा अव्वल रहा है भाई साहब। तो भाई चित्तौड़गढ़ पे आते हैं। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ नाम आते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए भाई गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये बात किसने बोली भाई? अब्बुल फजल ने। ठीक है, अब्बुल फजल कौन? अकबर का दरबारी विद्वान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो चित्तौड़गढ़ की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण करवाया अपने चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य। कब करवाया भाई? 8वीं सदी में निर्मित है। कब बना है? 8वीं सदी में निर्मित है। तो इस किले का निर्माण कौन करवा रहा है? चित्रांगद मौर्य। जबकि इसका आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा। याद रखना, आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा। और जब भी आधुनिक निर्माता का नाम आ जाए ना, कुंभा दिख जाए तो कर देना, मुझे लगता है, क्योंकि वही बनवा रहा है। कुंभा नहीं बनवाए हैं लगभग, ठीक है, सारे। कोई एक आधा कोई ऐसा है जो कुंभा ने नहीं बनवाए और आधुनिक निर्माता कोई दूसरा है, वो याद रखने लायक है भाई साहब। बाकी तो मुझे लगता है कुंभा ही है हर जगह। ठीक है, तो फिर ये जो किला है वो जो है मेसा का पठार और चित्रकूट पहाड़ी पे स्थित है। गंभीरी व बेड़च नदियां जो है उनके संगम स्थल पर है। ठीक है, कहाँ पे? मेसा का पठार, चित्रकूट की पहाड़ी, गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर ये जो किला है बना हुआ है, ध्यान रखना। अब इसकी जब श्रेणी की बात करते हैं, जो कि श्रेणी मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो इसकी श्रेणियों की बात करते हैं। तो धानवन श्रेणी को आप छोड़ दो। धानवन मतलब समतल जमीन पे, जो जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, बीकानेर वाला किला, जूनागढ़, जमीन का जेवर बोलते हैं जिसे। तो वो जो है वो उसका एग्जाम्पल है। तो उस आप धानवन श्रेणी को एक को छोड़ दो। उसके अलावा कितनी श्रेणियां बच गई शुक्र के अनुसार? शुक्र ने 9 श्रेणियां बताई थी, तो पीछे बची 8। कौन कौन सी? गिरी, एरण, वन, जलदुर्ग, पारिख, परिद, सैन्य, सहाय। ये सारी श्रेणियों का ये दुर्ग है, ध्यान रखना। ठीक है, पर्वत पर स्थित है, जो कि मेसा का पठार और चित्रकूट की पहाड़ी है। एरण कठिन मार्ग है, इसमें जाने का रास्ता जो है बहुत कठिन है। वन चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। जलदुर्ग क्योंकि गंभीर व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। पारिक इसके चारों तरफ खाई बनी हुई है। परिद क्योंकि इसके चारों तरफ परकोटा भी बना हुआ है। सैन्य तो इसके अंदर सैनिक भी रह सकते थे और आमजन भी रहते थे। और एक ना चित्तौड़गढ़ ऐसा किला है जिसके अंदर खेती होती थी भाई साहब। तो ये ना राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। दूसरे नंबर पर अपने सोनारगढ़ जैसलमेर वाला वो है, लेकिन पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है भाई? चित्तौड़गढ़ का किला। अब बात करते हैं इसके प्रवेश द्वार पे। तो इसके प्रवेश द्वार है ना, वो 7 प्रवेश द्वार है। तो 7 प्रवेश द्वार जो है, उनमें 7 के तो 7 इंपॉर्टेंट है नहीं, पर इसमें से 4 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 4 में जो पहला प्रवेश द्वार है उसका नाम है पाडनपोल। ठीक है, पहले प्रवेश द्वार का क्या नाम है भाई? पाडनपोल। अब ये पाडनपोल आप पूछोगे सर जी क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्या पाडनपोल लगा रखा है आपने? तो भाई सुन तो बेटा, सुन ले ध्यान से। यहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है। किसका? रावत बाघ सिंह का। किसका? बाघ सिंह का। अरे सर क्या बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेगी? अरे कुछ भी करेगी, अपने को क्या लेना देना। सुनो ध्यान से, रावत बाघ सिंह का स्मारक है ना, ये महत्वपूर्ण क्यों है? रावत बाघ सिंह जो है देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत था, जो कि मेवाड़ का जब दूसरा साका हुआ था उसके टाइम पे केसरिया करने वाला आदमी है भाई साहब। तो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब देखो भाई, मेवाड़ के अंदर क्या है? देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत, सामंत बोले तो फ्यूडलॉर्ड्स। एक्चुअल में आपको इस जो मेवाड़ का दूसरा साका है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं पीछे। मेवाड़ का एक राजा है राणा सांगा, एक आंक का शासक, हिंदू पथ, सैनिक भग्नावेश। ठीक है, क्या राजा था भाई साहब, फाइटर मैन। ठीक है, तो वो राणा सांगा है ना, उसका कालक्रम जो है, कालखंड है वो 1509 से लेके
1528 के बीच का है। कब का है? 1509 से लेके 1528 तक का। ठीक है। अब क्या होता है, 30 जनवरी 1528 को क्या होता है, कालपी एमपी के अंदर क्या होता है, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है भाई साहब। तो राणा सांगा की मृत्यु होती है तो राणा सांगा के अब क्या है, 4 छोरे हैं भाई। सबसे बड़ा वाला रतन सिंह, उससे छोटा वाला भोजराज, उससे छोटा वाला विक्रमादित्य और उससे छोटा वाला उदय सिंह। तो रतन सिंह क्या होता है, राजा बन जाता है। रतन सिंह 1528 से लेकर 1531 तक रहता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसकी मृत्यु के बारे में दो मत कहते हैं कि भाई, एक तो ये कहते हैं कि भाई जो अपने खानवा का युद्ध हुआ था उसमें वीरगति को प्राप्त हो गया था। एक मत ये कहता है कि जो अपने सुरजन मतलब हाड़ा था, सुरजन सिंह हाड़ा, उसके साथ में शिकार खेलने के लिए गया था भाई, फिर जंगल से लौटा ही नहीं। अब कौन सा सही है कौन सा गलत अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो सुरजन सिंह हाड़ा के साथ शिकार पे जाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। 1531 में अब मेवाड़ की जो गद्दी है वो खाली है। बिकॉज आपको कि सर भोजराज बन जाएगा ना, भोजराज जी है ना, उनकी मृत्यु बहुत पहले हो जाती है खातोली के युद्ध में। और मीराबाई के बारे में आप जब पढ़ोगे तो मीराबाई का सुहाग जो है उसके बारे में कहते हैं भाई बहुत कम समय का, तो वो आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उन बातों को। तो भोजराज भी गए, रतन सिंह भी गए। अब पीछे बचे विक्रमादित्य और उदय सिंह, दोनों छोटे। विक्रमादित्य भी छोटा, उदय सिंह तो बहुत छोटा। तो जो कर्मावती है, हाड़ी रानी कर्मावती, वो विक्रमादित्य को क्या करती है, राजा बना देती है और उसकी संरक्षिका बन के मेवाड़ का जो शासन है उसको संचालित करती है। अब होता क्या है, ये जो अपने राणा सांगा था उसने गुजरात, इधर मालवा और दिल्ली तक उसकी भाई साहब तुत्ती बोलती थी। ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे मेवाड़ का देखा ना कि भाई विक्रमादित्य तो छोटा है, मेवाड़ अभी कमजोर पड़ा हुआ है, तो जो गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह, फिर थोड़ा चुनिया खा जो, फिर के वो कहे यार अट दिल्ली बैठे गुजरात बैठे बैठे कहीं करें यार, मेवाड़ ने तो जीता देना मजो आवे। क्योंकि यार बाप दादा ही घनी कोशिश करी कुंभा ना राउंड कुंभो तो हारियो कौन चनबे हो चु यार, अब ट्राई मार ला करे कर कहीं हाथ आ जाए मेवाड़। तो वो क्या होता है, जो बहादुर शाह होता है वो 1533 के अंदर क्या करता है, अपना चुनिया मिटाने के लिए मेवाड़ के ऊपर हमला करता है। तो हमला करता है तो 1533 के अंदर क्या होता है, जो कर्मावती होती है वो कहता है यार बहादुर शाह क्या है यार, झोड़ झपाटे में क्या रखा हुआ है, तू दिमाग खराब हो गया इधर है, समझ बात को, बिन खाली बात कर यार। तो ऐसे समझा बुझा के कैसे करके रणथंभौर की जो जागीर होती है उसको दे दी जाती है और उसको कहा यार जातो रहे, क्या लड़े यार, कहीं मजो आए फालतू, थाड़े मरी मालडा मरी, ऐसे वैसे कुछ कर करा के उसको वापस आपने समझा समझूरे कर भी ठंड पावा भी कालज में और भी भेज देवे। पर भाई साहब फिर शून्य थोड़ा मोटो ही हो, 1534 में वो तो कहे पाछो तैयार हो गयो, वो तो कहे मैं तो मेवाड़ में हमलो करूँ, खुजली मिटानी जन भाई, चलो मिटा ले भाई, आ जा जन भाई। युद्ध खातिर तैयारी होने लगी और कर्मावती जो विक्रमादित्य जो छोटा था, उदय सिंह छोटा था, उन दोनों को तो क्या हुआ, अपने पीहर भेज दिया गया। अब आपको पता है कर्मावती हाड़ी रानी थी तो पीहर कौन होगा भाई, बूंदी होगा ऑब्वियसली। तो उनको क्या होता है, बूंदी भेज दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होती है, जौहर और साके की तैयारी होने लग जाती है मेवाड़ के अंदर। ठीक है। तो वो जो साका है उसके लिए क्या होता है, एक केसरिया होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो केसरिया करते हैं, महिलाएं जो होती है जौहर करती हैं। तो अपने केसरिया के लिए तैयार होते हैं रावत बाग सिंह। ठीक है। और जौहर के लिए कर्मावती। लेकिन उससे पहले क्या होती है, कर्मावती एक लास्ट ट्राई मारती है, हुमायूं को क्या करती है, राखी भेजती है। तो हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं उस टाइम पे क्या होता है, कलिंजर दुर्ग में क्या होता है, घेरा डाल के बैठा होता है। तो वो कहे भाई बाई जी अभी तो आई जगह राखी पीने बाहर ही आई जी। ठीक है। तो वो थोड़ा वो सेटिंग बैठती नहीं है, वो नहीं आ पाता, तो वो कहते हैं भाई चलो अपने तो लास्ट ऑप्शन है, साका करते हैं। तो फिर 1534 में बहादुर शाह का आक्रमण होता है। रावत देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत जो है रावत बाग सिंह, वो बहुत ही पराक्रम के साथ लड़ता है। और इधर कर्मावती जो है राणा सांगा की पत्नी, हाड़ी रानी कर्मावती जो है वो जौहर करती है। और इस हिसाब से मेवाड़ का जो दूसरा साका है वो 1534 के अंदर होता है, जो कि मेवाड़ के जो प्रमुख 3 साके उनमें से दूसरा साका हमने देख लिया। अब आप पूछोगे सर जी दूसरा बता दिया, पहला भी बता ही दो थोड़ा सा, तो चलो पहला भी बता देते हैं आपको। पहले की बात करने के लिए ना थोड़ा सा फिर से थोड़ा पीछे इतिहास की तरफ झांकना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ का किला है वहाँ पे 2 महल बने हुए हैं। एक का नाम है पद्मिनी महल, एक महल का नाम है गोरा बादल महल। ये दोनों किसने बनाए, रावल रतन सिंह ने। किसने बनाए, रावल रतन सिंह। अभी जो सांगा का बेटा था वो राणा रतन सिंह था भाई, ध्यान रखना, राणा रतन सिंह। ये कौन है, रावल रतन सिंह। और ये जो रावल रतन सिंह है ये रावल शाखा का अंतिम शासक। हे भगवान, कन्फ्यूजन हो गया, चलो कन्फ्यूजन मिटाते। देखो भाई पीछे चलते हैं, देखो आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। ठीक है।
तो इतिहास में पीछे चलते हैं तो इतिहास में आपको पता होगा कि गुहादित्य या गुहिल या गुहिलोत जो है वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। फिर आगे नागादित्य, महेंद्र वो आते जाते हैं, फिर बप्पा रावल आते हैं, ठीक है। उसके बाद राजा आते जाते हैं, उनके बारे में आगे इतिहास में बात करेंगे। फिर है ना एक राजा आता है रण सिंह। उस रण सिंह के जो रण सिंह है उसके दो बेटे हैं, एक का नाम है शेम सिंह, एक का नाम है राहब। ये जो शेम सिंह है वो क्या करता है, अपने रावल शाखा जो है उसकी स्थापना करता है, ठीक है। जिसको राघव शाखा या गुहिल शाखा जो है उस वो बोलते हैं, वो किसकी स्थापना कर रहा है, रावल शाखा की। जबकि जो राहब होता है वो क्या करता है, सिसोदा गांव चला जाता है और सिसोदा गांव में क्या करता रहता है और वहां पे राणा शाखा की स्थापना करता है। जैसे इसको गुहिल बोला जाता है जो अपने रावल शाखा, वैसे उसको सिसोदा शाखा बोला जाता है। जो अपने राणा शाखा है उसको सिसोदा शाखा। कहाँ पे, सिसोदा गांव में स्थापना करता है राहब। जबकि शेम सिंह जो होता है वो अपने राजा वाजा बनते हैं अपने चित्तौड़गढ़ के, ठीक है। तो रावल शाखा जो है वहां से प्रारंभ मानी जाती है। अब यहाँ से रावल शाखा जैसे प्रारंभ होती है उसके बाद में ये रावल शाखा चलती है, जिसमें रावल सामंत सिंह आता है। उसके बाद में अपने रावल जैत्र सिंह आता है, रावल तेज सिंह आता है, फिर रावल समर सिंह आता है, फिर रावल रतन सिंह आता है। अब इस रतन सिंह के बाद में जो ये रावल शाखा है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में जो राणा शाखा की शुरुआत होती है। तो ये तो हुई रावल रतन सिंह और रावल शाखा और अपने जो सिसोदा शाखा है उसकी बात होगी, या राणा शाखा जो है उसकी बात होगी। अब क्या करते हैं, देखो पहले शाखा को समझने के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि एक पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था। किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। 1560 के अंदर लिखा हुआ, 16वीं शताब्दी का है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। और दूसरा जो है अपना बंदा एक जीएच ओझा, सेवेज रिप्लाई देने वाला खतरनाक कड़क बंदा है, ठीक है। खतरनाक आदमी, हर बात का खंडन करता रहता है, जिनका नाम है जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं कि पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की, वो ये कहती है कि हुआ यूं कि राणा रतन सिंह जो है उसको एक सिंहल देश की राजकुमारी थी पद्मावती, जो कि अपने गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी। फिर क्या होता है, उसकी सुंदरता का वर्णन जो हीरामन जाति का तोता होता है वो राघव चेतन के आगे करते रहता है। राघव चेतन फिर क्या होता है, मतलब राजा से नाराजगी, जो भी कारण रहते हैं, नाराजगी बढ़ जाती है राजा से। तो फिर वो क्या करता है, बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काता है, और भड़काने के लिए वो क्या करता है, पद्मावती की सुंदरता है जो उसका उसके आगे महिमा मंडन करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है और ये पूरी घटना होती है। लेकिन जीएच ओझा यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब ये गलत बात है। आई बात समझ में, अलाउद्दीन खिलजी केवल पद्मावती के लिए ना चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण नहीं किया गया था। चित्तौड़गढ़ किले का सामरिक महत्व बहुत था, ध्यान रखना, इसीलिए। और ये जो भी कहते हैं कि पद्मावती के लिए आक्रमण किया गया, तो वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि रावल रतन सिंह जो है उससे पहले राजा हुआ था रावल समर सिंह। ये रावल समर सिंह जो है वो क्या करता है, 1299 के अंदर है ना, जो एके का सेनापति है उल्गू खां, वो जब गुजरात अभियान के लिए जा रहा होता है तो वो उस पर आर्थिक दंड लगाता है भाई साहब समर सिंह। वो कहते हैं ऐसे निकल नहीं सकते, जेब गर्म करनी पड़ती है अपने यहाँ पे। समर सिंह जो है वो बोल रहा है उल्गू खां को, भाई साहब जेब गर्म करो, मारली जगह माई कर निकलो नहीं, रुपया देना पड़ी, सीधी बात है। रुपया नहीं तो बट निकल कौन सको। तो वो क्या करता है, उल्गू खां से पैसे ले लेता है। उल्गू खां रोने लगता है, ठीक है। रोते रोते अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। 1299 घटना। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ जाता है, एक एक दिल पे लग जाती है, भाई साहब अपने दिल्ली में बैठे हुए हैं यार, अपने से टक्कर ले, ऐसा कौन है। तो फिर एक है ना उसकी वो आंख बन जाती है कि भाई ये जो अपने राजस्थान वाले राजपूत है ना, इनको तो एक दिन क्या करना है, सेटलमेंट में करना है। तो एक फिर उसके बाद में रणथंभौर 1301 के अंदर जीतता है, फिर 1303 के अंदर मेवाड़ जीतता है, फिर 1308 के अंदर सिवाना जीतता है, फिर 1311 के अंदर जालोर जीतता है। तो ये कहीं ना कहीं यही कारण है इसके। तो जीएच ओझा ये बात कहते हैं, जीएच ओझा कहते हैं भाई साहब यार सिर्फ आप ना पद्मावती को ही कारण नहीं मान सकते, चित्तौड़गढ़ किले का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था। उल्गू खां पे जो रावल समर सिंह था उसने आर्थिक दंड लगाया था, ठीक है, 1299 के अंदर, वो भी एक कारण था। हाँ, उसके साथ में पद्मावती जो है वो एक कारण हो सकती है, ठीक है। तो फिर यहाँ से अब इसकी शुरुआत होती है। तो अब ये जो भी कारण रहे उसके बाद में एक यहाँ पे चित्तौड़गढ़ पे क्या करता है, आक्रमण करता है। और इसके साथ मेवाड़ का जो प्रथम शाखा है 26 अगस्त 1303 को होता है। रावल रतन सिंह केसरिया करता है, पद्मावती जौहर करती है, और आक्रमण तो आपको पता है एक का हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का हो रहा है। ये जो है ना इतिहास का सबसे बड़ा शाखा है, ध्यान रखना।
इतिहास का सबसे बड़ा साका, ध्यान रखना। राजस्थान का पहला साका जो है वो कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ था 1301 के अंदर। राजस्थान का पहला साका जो है वो 1301 के अंदर रणथंभौर के अंदर हुआ था, याद रखना भाई। जबकि राजस्थान का दूसरा साका जो है वो मेवाड़ के अंदर हुआ था। जबकि मेवाड़ का पहला जो साका है वो कौन सा है? वो 26 अगस्त 1303 वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। मेवाड़ का तो प्रथम है, ये ध्यान रखना। राजस्थान का दूसरा है, क्योंकि राजस्थान का पहला जो है 1301 के अंदर हमीरदेव चौहान जो है रणथंभौर वाला, उसके टाइम पे हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक किताब है खजाइन उल फतूह, जो कि अमीर खुसरो ने लिखी है। अभी अमीर खुसरो कौन है भाई साहब? अमीर खुसरो जो है वो एक का दरबारी विद्वान है, ठीक है। अभी एक का दरबारी विद्वान अमीर खुसरो है, वो खजाइन उल फतूह लिखता है। एक की चित्तौड़गढ़ विजय है ना, उसका एकदम सजीव वर्णन करता है। मतलब जो जो हुआ था ना वहाँ पे उस टाइम पे, उन सब चीज़ों का वो क्या करता है, एकदम दृश्यों का जो देखा था उसने, उसमें वर्णन करता है। किताब का नाम क्या है? खजाइन उल फतूह। किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो हो गई साके की बात। पहला साका मैंने आपको बता दिया, अच्छे से ये बातें समझा दी। अब ये ना छोटी मोटी बातें याद रख लेना, क्योंकि रतन सिंह के बारे में ज़्यादा है नहीं, तो मैंने सोचा अब इतिहास में इसको पढ़ो, इससे अच्छा यही इसको सल्टा देते हैं, ठीक है। तो 4-5 बातें इसकी ध्यान रख के फिर इतिहास में इसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी सारी बातें यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। तो पहली जो बात इसमें यहाँ पे अपने हेडिंग लगा लेते हैं, जीत के बाद एके ने क्या किया, ठीक है। तो जीत के बाद सबसे पहले तो उसने खिज्र खां जो उसका पुत्र था उसको वहाँ चित्तौड़गढ़ का क्या बनाया? शासक बनाया, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो नाम है वो क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। पुत्र खिज्र खां को शासक बनाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद किया, ठीक है। गंभीरी नदी है, उस गंभीरी नदी पे एक पुल बनवाया। गंभीरी नदी पे पुल बनवाया। चित्तौड़गढ़ में धाबाई पीर की दरगाह है, ठीक है। उस पर एके ने क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने एक शिलालेख लिखवाया, जिसको अलाउद्दीन खिलजी का शिलालेख कहते हैं। धाबाई पीर की दरगाह पे क्या किया था? एक शिलालेख लिखवाया था, ध्यान रखना। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ओके। तो अब एक छोटी सी जानकारी बोनस में अपने पढ़ लेते हैं, ताकि आपकी चीज़ें कनेक्ट हो जाए आपके। तो भाई आप कहोगे सर ये तो बात बिगड़ी गई है, खिज्र खां के हाथ में आ गया, तो फिर ये मेवाड़ वाले तो अब साइड में हो गए, तो ये राणा कुंभा और कैसे आएंगे फिर? तो चलो आपका ये संदेह भी मिटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आता रहे। तो होता यूँ है कि अपने जो रवल रतन सिंह के बाद में खिज्र खां बनता है राजा। तो खिज्र का क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है, तो खिज्र का क्या होता है? दिल्ली चला जाता है। तो वो जैसे ही दिल्ली जाता है ना, तो पीछे से क्या होता है, अपने कानड़ चौहान है जालोर वाला, उसका एक भाई होता है मालदेव चौहान, ठीक है। उसका भाई है मालदेव चौहान, ठीक है। उसको क्या करता है, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो सौंप के चला जाता है। आई बात समझ में? अब ये मालदेव चौहान है ना, इसकी पुत्री है ना, उसका विवाह हो रखा है हमीर से। हमीर कौन है? अरी सिंह है, सिसोदा गांव का सामंत। सिसोदा गांव के सामंत मतलब सिसोदा शाखा के राजपूत हो गए। गोहिल है वो भी सिसोदा शाखा के, ठीक है, अरी सिंह। और अरी सिंह का बेटा हमीर। और हमीर की शादी किससे हो रखी है भाई? मालदेव की छोरी से, ठीक है। तो मालदेव चौहान पे तो अब ससुर जी है भाई साहब, तो ससुर जी पे तो हमला कैसे कर दे? ये भी तो चाहता है यार अपने भाई जो सिसोदिया है, जो गोहिल है, उनका है भाई मेवाड़, अपनी बपोती है, अपने लेनी है इसको। तो जब तक ससुरा बैठा होता है तब तक तुम अमीर ठंड राख लो, आर्जम की कर दो सौ कंट्रोल कर लो अपने आपने, कि चलो कि कौन ससुर बैठो है अपन बुढ़ा माई थे बैठा रहो तो कोई बात को। फिर क्या होता है, मालदेव चौहान 1300 मतलब 1313 से लेके 1320 तक रहता है। 20 में इसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इसका जो भाई होता है जैसा सिंह चौहान, वो राजा बन जाता है, मतलब हमीर का काकी ससुरा। तो काकी ससुर जी मणे तो हमीर देव चौहान के लो भाई टाइम हो गयो बे घणो ही, अब अपन मेवाड़ ने पाछो अंडर में लेवा। तो हमीर देव चौहान क्या करता है, हमला करता है और जैसा सिंह चौहान को हटा हटू के वहाँ पे मेवाड़ की गद्दी पे कब्जा कर लेता है। और इस हिसाब से वहाँ पे मेवाड़ में क्या होती है, राणा शाखा जो होती है उसकी स्थापना होती है। और हमीर देव चौहान भाई साहब गजब विषम घाटी पंचनानी वीर राजा उपाधियों से सुसज्जित, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, हमीर विषम घाटी पंचनानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसमें लिखा गया है, ध्यान रखना। वीर राजा रसिक प्रिया टीका में उसको कहा गया है। ये उपाधियों के साथ हमीर देव चौहान बहुत ही शानदार बंदा, छापा मार गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक, और दिल्ली तक भाई साहब सबको रगड़ा था, ठीक है, बहुत ही तगड़ा आदमी था। इसने एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। कर्नल टोड इसके बारे में क्या कह रहा है कि भारत में हमीर ही एक प्रबल राजा बच्चा था, बाकी राजवंश तो आंडू पांडू थे, मतलब बाकी राजवंश नष्ट ही हो गए थे लगभग, यार कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ एक हमीर देव चौहान ही था भाई साहब टिका हुआ खतरनाक।
तो इस हिसाब से फिर राणा शाखा जो है चलती है। राणा शाखा में फिर आगे हमीर के बाद में क्षेत्र सिंह आता है, राणा खेता आता है, फिर राणा लक्ष्मण सिंह आता है। लक्ष्मण सिंह के बाद में अपने राणा लक्ष्मण सिंह या लाखा जो है उस राणा लक्ष्मण सिंह या राणा लाखा आता है। उसके बाद में उसका बेटा राणा मोकल, मोकल के बाद में कुंभा, उसके आगे तो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आपने इधर उधर की बातें बहुत कर ली है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो तो पहला शाखा हो गया, आपको दूसरा शाखा भी मैंने बता दिया। मुख्य द्वार कौन सा? पाडनपोल। रावत बाग सिंह, इसका स्मारक बना हुआ, क्यों बना हुआ? क्योंकि 1534 के अंदर जो बहादुर शाह है गुजरात वाला वो हमला करता, तो कर्मावती जो है हाड़ी रानी कर्मावती सांगा की पत्नी वो करती जौहर, और रावत बाग सिंह जो है देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत वो क्या करता है वहाँ पे केसरिया करता है। और इस हिसाब से मेवाड़ का दूसरा शाखा हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे दरवाजों पे, जो 2 दरवाजे और हैं। मैं जब बता रहा था आपको 4 दरवाजे हैं, तो 1 पढ़ लिया, अब 3 और बच गए। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। तो भाई अब चलो दूसरे दरवाजे की बात करते हैं। दूसरे दरवाजे का नाम है भैरव पोल। ध्यान रखना, क्या नाम है? भैरव। नाम ही देखो कितना भयानक है, भैरव पोल। तो यहाँ पे जो चीज़ होगी वो भी भयानक ही होगी, खतरनाक होगी। तो यहाँ पे एक है ना छतरी बनी हुई है भाई साहब, 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 4 खंभों की छतरी। अब आप पूछोगे सर किसकी है ये छतरी? तो ये छतरी है कल्लाजी राठौड़ की, कल्ला राय मलोत। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ जो है उनकी छतरी। अब ये कल्ला जी कौन है भाई? कल्ला जी अपने नागौर के आसकरण है ना, उनका बेटा। अब आसकरण जी कौन है? दूधा जो है, दूधा का बेटा। आई बात समझ? और ये दूधा कौन है? दूधा अपने जोधा का बेटा, याद रखना। जोधा के 5 बेटे हैं, जिसमें से एक बीकानेर चला जाता, एक जोधपुर में रहता, और 2 जो है उसमें यहाँ आ जाते अपने नागौर। आई बात समझ में? तो उसमें से दूधा है उसका बेटा आसकरण, आसकरण का बेटा कल्लाजी राठौड़। ये कल्लाजी राठौड़ है, इसकी यहाँ पे 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो कल्लाजी राठौड़ की यहाँ पे 4 खंभों की छतरी। अब थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी ध्यान रखना। देखो कल्लाजी राठौड़ की प्रधान पीठ जो है, प्रधान पीठ वो है रुणेला गांव उदयपुर में। ध्यान रखना कहाँ है? रुणेला गांव उदयपुर में। कहाँ है भाई साहब? रुणेला गांव उदयपुर में। ठीक है, यहाँ पे ये प्रधान पीठ है। कहते हैं भाई कल्लाजी राठौड़ जो है ना, उनकी एक मतलब सगाई हो रखी थी, या फिर जो कृष्णपदे है जो उनको पसंद करती थी, उन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया था, विवाह नहीं हो रखा था, मतलब वो सती हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे रुणेला गांव में प्रधान पीठ को माना जाता है। रुणेला गांव उदयपुर में प्रधान पीठ है, जहाँ पे गोयरा वोयरा हो गया या भूत भूतनिया जो होते हैं उनका झाड़ा झपड़ा करते हैं। ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, थोड़ा सा प्रधान पीठ जो है रुणेला गांव उदयपुर में है, इतनी बात ध्यान रखो। और कल्ला जी का जो मंदिर है, मंदिर कहाँ पे है भाई? सामलिया गांव डूंगरपुर में। ध्यान रखना मंदिर कहाँ है? सामलिया गांव डूंगरपुर में। अब ना ये कल्लाजी राठौड़ है, इनका जन्म तो हुआ था सामियाना गांव अपने नागौर के अंदर हुआ था, जबकि इनकी जो छतरी बनी हुई है 4 खंभों की वो कहाँ बनी हुई है? भैरव पोल जो है, कहाँ पे? जो मेवाड़ के अंदर जो किला है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, ठीक है, उस चित्तौड़गढ़ के किले का दूसरा जो दरवाजा है भैरव पोल नाम है जिसका, वहाँ पे कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? रुणेला गांव उदयपुर में। प्रधान पीठ कहाँ है? रुणेला गांव उदयपुर में है। और इनका मंदिर भी बना हुआ है जो सामलिया गांव, ध्यान रखना, सामलिया गांव डूंगरपुर में है। ध्यान रखना, ठीक है। अब इनको ना 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहा जाता है, इनको 2 सिर वाले लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा तो देखो करदम, बाल ब्रह्मचारी, ठीक है, बहुत सारे इनके नाम उपनाम है। ठीक है, तो ये जो 4 हाथ वाले लोक देवता है याद रखना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है केसर व अफीम का स्वामी। ध्यान रखना क्या है? केसर व अफीम का स्वामी। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भील जाति के लोग हैं वो इनकी मूर्ति पे ना, भील जाति के लोग जो हैं वो इनकी मूर्ति पे केसर और अफीम चढ़ाते हैं। ध्यान रखना। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से जो देवता हैं, लोक देवता हैं, जिनको केसर व अफीम चढ़ाया जाता है, या भील जाति के लोग केसर व अफीम चढ़ाते हैं, तो कल्लाजी राठौड़। ध्यान रखना, ठीक है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो रुणेला गांव उदयपुर में, इनका जो मंदिर है वो सामलिया गांव डूंगरपुर में। ध्यान रखना। और छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, भैरव पोल जो है वहाँ पे। ध्यान रख लेना भाई, कल्लाजी राठौड़ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले भी खतरनाक थे, बहुत पराक्रमी आदमी थे, वर्तमान में भी खतरनाक है क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट है। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे दरवाजे की। तीसरे दरवाजे का क्या नाम है? रामपोल। क्या नाम है? रामपोल। अब ये रामपोल है, यहाँ पे क्या बना हुआ है? यहाँ पे बना हुआ है फतेह सिंह सिसोदिया जो है उनका स्मारक बना हुआ है। फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। अब आप कहोगे सर ये फतेह सिंह सिसोदिया कौन? तो देखो भाई साहब, हुआ यूँ कि 1567 अक्टूबर 1567 के अंदर क्या हुआ था? अकबर क्या करता है? चित्तौड़गढ़ पे हमला करता है। अब एक्चुअल में आपको पता है चित्तौड़गढ़ जो है वो बहुत ही
उसका रास्ता भी कठिन है, वन से घिरा हुआ है, दीवारें बहुत बड़ी बड़ी है, खाई बनी हुई है, तो सीधा तो कोई अंदर घुस नहीं सकता। तो अकबर क्या करता है, डायरेक्ट तो आक्रमण कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, घेराबंदी कर लेता है किले की। ना तो अंदर से कोई बाहर आ सकता है, ना बाहर से अंदर जा सकता है। अब वो बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, वेट कर रहा है। तो भाई अंदर वाले भी अंदर से बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं क्या पता धाप जाए, धाप के चला जाए, धाप के, पर यार अकबर तो जिद्दी आदमी बैठा रहा बाहर। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इनको लगता है भी लड़ना ही एक अंतिम उपचार है, कोई तरीका नहीं है। तो क्या करते हैं, उदय सिंह जो होता है वो तो पहले क्या होता है, उदयपुर की जो जंगल है, उदयपुर में जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे चला जाता है, उनको तो वहाँ भेज दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है राजा को बचाना पहली प्राथमिकता होती थी। क्योंकि राजा जो होता है वो प्रजा का मतलब प्रजा का पिता माना जाता है, वो प्रजा का भगवान माना जाता है, उसके बिना प्रजा अनाथ हो जाती है, ध्यान रखना। तो इसलिए उदय सिंह को बचाना तो बहुत ज़रूरी था। तो उदय सिंह को बचाने के लिए क्या करते हैं, उनको तो गोगुंदा की पहाड़ियों में भेज देते हैं। तो अब नेतृत्व कौन संभालेगा सेना का, तो ये जो फतेह सिंह सिसोदिया जी है, ये क्या करते हैं, जो चित्तौड़गढ़ की सेना है उनका नेतृत्व करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फतेह सिंह सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, और इनके साथ में जो कल्लाजी राठौड़ के जो काका है, काका श्री है, जिनका नाम है अपने जेमल मेड़तिया, ये लोग जो हैं पूरा मामला सेटलमेंट में करने के लिए प्रयास करते हैं और पूरा मामला अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर क्या होता है, अकबर घेराबंदी करके बैठा है। फिर लास्ट में फरवरी आते आते क्या होता है, इनको लगता है भाई जो किले के अंदर बैठे हैं फतेह सिंह सिसोदिया, इनको लगता है ऐसे ही मार देगा, इससे अच्छा अपने लड़के मरते हैं, वीरों की तरह मरते हैं, कायरों की मौत नहीं मरेंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या हुआ, फरवरी के अंदर क्या हुआ, फरवरी 1568 के अंदर किले के दरवाजे खोले और एक भयावह युद्ध हुआ, जिसके अंदर ये फतेह सिंह सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, जेमल मेड़तिया, ये सारे क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। और फतेह सिंह सिसोदिया है जो इनकी वाइफ है फूल कंवर, वो यहाँ पे क्या करती है, जौहर करती है, ध्यान रखना। तो इस हिसाब से मेवाड़ का जो तीसरा साका है वो होता है जिसमें आक्रमणकारी का नाम अकबर था, और इसके अलावा जो मेन जो केसरिया जिसके नेतृत्व में होता है वो है फतेह सिंह सिसोदिया, और जो जौहर करती है उनका नाम है फूल कंवर, ध्यान रखना। तो एक इस युद्ध के बारे में एक बात और थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि भाई जब ये अंदर होते हैं ना, तो अकबर बाहर बैठा ही नहीं होता, बाहर से क्या कर रहा है, अंदर जाने के लिए कोशिशें भी कर रहा है, खुदाई कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक दीवार जो होती है उधर से कमज़ोर हो जाती है, ढहने लगती है। तो ये क्या होता है, जमल मेड़तिया और ये क्या कर रहे होते हैं, उनकी मरम्मत कर रहे होते हैं। तो अकबर क्या होता है, अपनी पिस्तौल निकालता है, संग्राम, ठीक है, उस संग्राम से गोली चलाता है, जो कि जाके जेमल मेड़तिया जो उसके पैर पे लग जाती है। अब आपको पता है यार, बारूद होता था, दवा ववा होती नहीं थी, तो इन्फेक्शन होने लगता, तो उनका पैर जो होता है सुन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लगता है यार अब मैं तो युद्ध ही नहीं लड़ पाऊंगा। तो कल्लाजी राठौड़ का काका टेंशन ना ले आपण, ठीक है, थाड़ भतीज रखांदा गणी तगड़ा है। तो युद्ध के दौरान कल्लाजी राठौड़ जेमल मेड़तिया को अपने कंधों पे बैठा लेते हैं। अब आप देखो यार, 7-7 फुट के दो बंदे, ठीक है, यार शंटा रांगड़ लड़ रही आई हैं, एक मतलब खांधे मत बैठा लड़ रही है। तो सोचो यार वो दृश्य कितना भयावह हुई यार, 4 तलवार एक के सागे चाल रही है, सोचो यार, मोटी मोटी दाढ़ियाँ मूछ, बहुत बहुत खतरनाक माहौल बन गया। ठीक है, तो इस वजह से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले लोग देवता कहते हैं, 2 सिर वाले लोग देवता कहते हैं। ठीक है, और केसर व अफीम का स्वामी कहते हैं। भील जाति के लोग जो हैं वहाँ पे केसर और अफीम चढ़ाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, छतरी कहाँ बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ में 4 खंभों की। प्रधान पीठ ढूंढने लगा हूँ उदयपुर में, और मंदिर जो बना हुआ है वो समड़िया गाँव डूंगरपुर में बना हुआ है। ठीक है, ये बातें थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा जो शाखा है वो भी अपने कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगर कोई कमी वैसी रह जाए तो कमेंट में बताया करो यार, और वीडियो को यार लाइक शेयर करा करो यार। मैं आपको मोटिवेट करूँगा, पढ़ाता रहूँगा, पर आप, मेरा मोटिवेशन है ना वो ये है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे लाइक मिले, ठीक है, और आप सबका बहुत सारा प्यार मिले यार। देखो बाकी सब बातें तो दुनिया में कुछ नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, ये भाइयों का प्यार ही लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक छोटा सा दरवाजा है, गुप्त दरवाजा है, जिसका नाम है लाखेटा की बारी। ध्यान रखना, छोटा दरवाजा है, गुप्त दरवाजा है, बस पूछ लेते हैं कि लाखेटा की बारी कहाँ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसको छोटा सा मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देख लो, लाखेटा की बारी छोटा दरवाजा है, इसका भी ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के जो महल हैं उनकी बात करते हैं। तो 3 महल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वो है उदय महल, आला हिंगड़ू महल और भामाशाह महल। 3 महलों के नाम याद रखना, उदय महल, आला हिंगड़ू महल और भामाशाह महल। आला हिंगड़ू को थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना, बाकी ठीक है। अब जो 4 महल लिखने वाला हूँ उनको विशेष, वो चारों के चारों किसने बनाए, राणा कुंभा ने बनवाए भाई। ठीक है, स्थापत्य गुरु जो है अपना राणा कुंभा, जिसने 84 में से 32 किले बनाए श्यामल दास के अनुसार, वो जो राणा कुंभा है वो बनवाता है 4 महल। पहला महल है मोती महल, दूसरा महल है आंवला महल, पहला मोती महल, दूसरा आंवला महल, तीसरा है टमकण महल। ध्यान रखना, कौन कौन सा, मोती महल, आंवला महल और टमकण महल, ध्यान रखना। ठीक है,
और फिर चौथा जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि इसको लिखना, वो है नवकोठा महल या कुंभा महल। ध्यान रखना क्या नाम है, नवकोठा महल या कुंभा महल, ध्यान रखना। अब इसके नीचे एक नोट लगा के लिखना, नवलखा भंडार या नवकोठा भंडार जो है, नवलखा भंडार या नवकोठा भंडार जो है वो जो है बनवीर बनवाता है। ध्यान रखना कौन बनवा रहा है, बनवीर बनवा रहा है। जबकि नवकोठा महल या कुंभा महल जो है वो कुंभा बनवा रहा है, जबकि नवलखा भंडार या नवकोठा भंडार जो है वो कौन बनवा रहा है, बनवीर बनवा रहा है। ये जो नवलखा या नवकोठा भंडार है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया नाम आ गया भाई साहब, बनवीर का। सीधा बनवीर दिमाग में आते ही आपको तो बस पन्ना का त्याग, 5वीं 6ठी क्लास याद आ गई होगी। तलवार उठाकर हाथों में, आंखों में ले खूनी ज्वाला, बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। तो ये कविता आपको याद आ गई होगी। मेरा भी बचपन थोड़ा सा तरोताजा हो गया आज तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बनवीर है ये कौन है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा बनवीर को देखते हैं, ये कौन है क्या है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो अपने राणा सांगा है ना, वो 3 भाई थे। रायमल जो है, रायमल का बेटा है, बेटे 3 बेटे थे रायमल के। सबसे बड़ा था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार कहते हैं। ये उड़ना राजकुमार जो है अपने अजमेर वाला तारागढ़ है गुगरा घाटी पे, ठीक है, जहाँ आरपीएससी का मुख्यालय भी है। अजमेर वाला जो तारागढ़ है, ठीक है, गुगरा घाटी पे, उसका निर्माण करवाता है। ध्यान रखना, ठीक है। कौन, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। इसकी जो छतरी है 12 खंभों की, वो कहाँ बनी हुई, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा। फिर उसके बाद में जयमल, ये जो जयमल है, जयमल या जगमाल जो है वो दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे अपने राणा सांगा, ध्यान रखना, फाइटरमैन, हिंदू पथ, ठीक है, सैनिक भग्नावेश, एक आंख का शासक। तो ये जो है अपने राणा सांगा। तो अब ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, कुछ अलग ही लफड़ों में पड़ जाते हैं, थोड़ा सा फिसल जाते हैं थोड़े से तो क्या होता है, तो आप मत फिसलना भाई साहब, ठीक है। पेपर आ रहा है रीट का, उसकी तैयारी कर लो, आगे वैकेंसियाँ भी आ रही है बहुत सारी 2025 में, तो पढ़ लो। पृथ्वीराज सिसोदिया की तरफ अपने को फिसलना नहीं, ठीक है। सख्त लोंडा, ओके। तो है सख्त लोंडो, तो ध्यान रखो। तो ये बनवीर जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार है उसका क्या है, दासी पुत्र है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो बनवीर है वो बनवीर चाह रहा है कि यार अपने को पहला पापा तो अपना राजा बनिया को नहीं, आप राजा बना, तकड़ो मौको है जी, अपन बहादुर सर चुनिया हालियो नहीं, मियाँ ही हालियो है एकदम, ठीक है। वो क्यों राजा तो बना आप, तो राजा बनने खातर कहीं करना पड़ी। जन बिन था वो भाई, रतन सिंह नहीं है और अपने भोजराज भी नहीं है, विक्रमादित्य और उदय सिंह छोटे हैं, और कर्मावती ने जौहर कर लिया है, वो भी बात हो चुकी। तो बनवीर मौके का फायदा उठाता है। बनवीर कहता है चलो क्या करते हैं, विक्रमादित्य को सल्टा देते हैं, उदय सिंह को सल्टा देते हैं और अपने राजा बन जाते हैं, बात खत्म। तो वो पहले क्या करता है, विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। फिर वो उदय सिंह की तरफ बढ़ता है, तो उदय सिंह को वहाँ पे अपने एक महत्वपूर्ण रोल आता है, पन्नाध्याय, ध्यान रखना। ये पन्नाध्याय जो है वो अपने बेटे चंदन का बलिदान देके उदय सिंह जो है उसको कुंभलगढ़ दुर्ग में सुरक्षित पहुंचा देती है, और वहाँ फिर क्या होता है, बनवीर राजा बन जाता है। फिर ये बनवीर जो है, इस बनवीर के बारे में 2 बातें ध्यान रखना। ये बनवीर जो है एक नवलखा या नवकोठा भंडार जो है उसका निर्माण करवाता है, एक बात ये याद रखना। दूसरा जो है तुलजा भवानी मंदिर, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ तुलजा भवानी मंदिर, ध्यान रखना, इसका निर्माण भी बनवीर करवाता है, ध्यान रखना। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है ये तुलजा भवानी माता है ना, ये अपने छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है, ध्यान रखना। अब मैं आपको पूछता हूँ, चलो इतनी देर हो गई, आराध्य देवी और कुल देवी मैं बता चुका हूँ आपको कि आराध्य देवी होती है जिसकी आराधना की जाती है, कुल देवी होती है जो कुल में उस कुल के अंदर पैदा हो रखी होती है। मेवाड़ वाले जो है ना, उनको आपको बताना है कि इनके कुल देवी कुल देवता कौन कौन है, क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन बताता है भाई साहब, ठीक है। बाकी आपको एक हिंट दे देता हूँ, गढ़बोर 4 भुजानाथ, गढ़बोर माता, ठीक है, बाण माता, अन्नपूर्णा माता, और एक है अपने बरोड़ी माता, ठीक है। इसके अलावा एकलिंगनाथ जी, ये सारे हैं। अब देख लो, अब आप बता दो कौन आराध्य है, कौन कुल देवी है, कौन देवी है, कौन देवता है, ठीक है। आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, देखते हैं आप कैसा आंसर करते हो, फिर आगे मैं बता दूंगा आपको। तो भाई साहब ये जो अपने तुलजा भवानी मंदिर जो है वो बनवाता है बनवीर, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी। तो अब ये जो सेशन है वो अब अंतिम छोर की तरफ है। अब इसके अलावा है ना थोड़े से मंदिर है भाई साहब, इंपॉर्टेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर थोड़े मंदिर वगैरह है, वो थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
आगे जो बचा कुछ है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसके मतलब, ठीक है। तो अब देखो इसके अलावा जो एक मंदिर है उसका नाम है मीरा मंदिर। मीराबाई आपको पता है राजा भोज की पत्नी, अपने जो नागौर से आई हुई थी। तो ये जो है मीरा मंदिर, इसका निर्माण जो है कौन करवाता है? राणा सांगा। मीरा मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? राणा सांगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लगा के एक बात ध्यान रखना, इस मंदिर की मूर्ति जो है वर्तमान में आमेर दुर्ग जो है उसके जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है, ध्यान रखना। इस मंदिर की जो मूर्ति है ना वो आमेर का दुर्ग है, ठीक है। उसमें एक मंदिर बना हुआ है जगत शिरोमणि, ध्यान रखना। जो मान सिंह था उसका बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसकी रानी थी, उसने अपने बेटे के लिए क्या बनवाया था? बेटे के नाम पे जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, जहाँ पे ये मूर्ति जो है वो रखी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। तो हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद जो मान सिंह है वो क्या करता है, इस किले के अंदर जाता है, किले के अंदर देखता है तो उसको ये मंदिर की जो मूर्ति है मीरा मंदिर की वो बहुत बहुत अनूठी और अच्छी लगती है उसको बहुत। तो वो क्या करता है, वहाँ से मूर्ति ले जाता है। तो इसकी पत्नी जो होती है कनकावती, ठीक है, कनकावती जो होती है अपने पुत्र की स्मृति में जगत शिरोमणि जो मंदिर बनवाया होता है उसके अंदर इस मूर्ति की स्थापना कर देती है, ध्यान रखना, ठीक है। इस मंदिर के अंदर इसकी स्थापना कर देती है। और वैसे मान सिंह तो कुछ ना कुछ लाता ही रहता था, ठीक है। बंगाल गया था तो वहाँ से भी एक मूर्ति लाया था, ठीक है, शिला माता की मूर्ति लाया था, ठीक है। तो शिला माता, 2.5 प्याले शराब, आगे पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। 2.5 प्याले शराब से किसी को कुछ आइडिया लग रहा है भाई क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आइडिया लग रहा है तो बता देना भाई, ठीक है। तो भाई तो ये मीरा मंदिर की बात हो गई थी, निर्माण सांगा ने करवाया और इसकी जो मूर्ति है वो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि मानसिंह यहाँ से ले गया था, मानसिंह प्रथम, ध्यान रखना। अब इसके बाद में जो दूसरा मंदिर है वो है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, ध्यान रखना। रावल तेज सिंह था, रावल शाखा वाला, ठीक है, रावल तेज सिंह, उसकी पत्नी थी जेतल देवी, उसने बनवाया था। इसके बाद में एक मंदिर आता है कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर जो इंपॉर्टेंट इसलिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर जो है वो किसको कहा जाता है? कालिका माता मंदिर को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर, ध्यान रखना, कौन है? कालिका माता मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर कालिका माता मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद एक आता है सतबीस देवरी मंदिर, ध्यान रखना, सतबीस देवरी मंदिर, ध्यान रखना। सतबीस देवरी मंदिर ये क्या है? एक जैन मंदिर है। सतबीस देवरी मंदिर जो है वो एक जैन मंदिर है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है श्रृंगार चंवरी मंदिर। श्रृंगार चंवरी मंदिर, ध्यान रखना, श्रृंगार चंवरी, ध्यान रखना, श्रृंगार चंवरी। अब नॉर्मली आप इसको श्रृंगार चंवरी पढ़ते हो लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? मंदिर है। अब ये जो मंदिर है ना इसका निर्माण 1448 से 1458 के बीच में वेल का करवाता है, ध्यान रखना। एक ये मतलब व्यापारी होता है वेल का, वो करवाता है, ठीक है। जैन मंदिर है। अब ये मंदिर जो है ना, ये डेटे वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मंदिर राणा कुंभा की जो पुत्री रमाबाई है, ठीक है, रमाबाई, जिसको जावर शिलालेख जो है, जावर शिलालेख, उसके अंदर क्या कहा गया है? वागीश्वरी कहा गया है। वीणा वादन में बहुत प्रवीण थी भाई साहब ये, तो इस वजह से इसको जावर शिलालेख में रमाबाई को वागेश्वरी कहा गया था, ठीक है, वागीश्वरी। तो ये राणा कुंभा की पुत्री थी। इसका जो विवाह था वो अपने इडर गुजरात जो है वहाँ का एक शासक था मंडलिक, उसके साथ हुआ था। तो ये जो हुआ था ना वो यहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये जो श्रृंगार चंवरी मंदिर है वो रमाबाई का क्या है? विवाह स्थल है, ध्यान रखना, विवाह स्थल, ठीक है। या फिर आपको इसको मैरिज गार्डन भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। कौन? श्रृंगार चंवरी मंदिर, ध्यान रखना। रमाबाई, जावर शिलालेख में उनको वागीश्वरी कहा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब लास्ट एक मंदिर, दो और बच जाते हैं। एक तो है शमदीश्वर मंदिर या मोकल मंदिर, या इसको बोलते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर, ध्यान रखना। क्या नाम है भाई? समदीश्वर मंदिर, मोकल मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, ध्यान रखना। इस मंदिर का निर्माण तो कौन कराता है? भोज परमार करवाता है, ध्यान रखना। निर्माण कौन करवा रहा है? भोज परमार करवा रहा है। फिर क्या होता है? राणा मोकल जो होता है ना वो क्या करता है? इसका जीर्णोद्धार करवाता है। तो जीर्णोद्धार करवा के इसको क्या कर देता है? इसको मोकल मंदिर कर देता है, ठीक है। मुगल मंदिर या इसका समदीश्वर जो मंदिर है नाम रख देता है। उसके अलावा एक मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर, ध्यान रखना, कुंभ स्वामी मंदिर। ये कुंभ स्वामी मंदिर है। अब कुंभ स्वामी तो मतलब राणा कुंभा बनवाता है। अब यहाँ पे एक नोट लगा कि ध्यान रखना, कुंभ श्याम मंदिर जो है, कुंभ श्याम मंदिर जहाँ पे 5.5 फुट की शिवलिंग रखी हुई है, ध्यान रखना, वो तो कहाँ है? कुंभलगढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ में। जबकि कुंभ स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ है? वो अपने चित्तौड़गढ़ में। अब देखो इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। स्वामी मतलब देखो जो मेवाड़ का सत्ता है ना, कुंभ कहाँ से चलाता था? चित्तौड़गढ़ से चलाता था। तो स्वामी, तो कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है? वो तो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और कुंभलगढ़ दुर्ग है ना वो अपने
जो अपने छुट्टियां मनाने के लिए या हॉलीडेज जो होते हैं कुंभ मनाने के लिए, मस्तियां मारने के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग जाता था। ठीक है, तो वो क्या हो गया, नटखटपना। तो नटखट कौन होते हैं, श्याम जी होते हैं अपने, आई बात समझ। तो कुंभ श्याम मंदिर है, नटखट वाले काम करने के लिए कहाँ जाता था, वो जाता था कुंभलगढ़। तो कुंभ श्याम मंदिर तो कहाँ है, कुंभलगढ़ के अंदर। जबकि कुंभ स्वामी मंदिर जो है वो बना हुआ है अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये सारे मंदिर वगैरह हैं, और ये जो चित्तौड़गढ़ की जानकारी है ये आपको मैंने बता दी है। अब आप इसको देख लो, इसको नोट कर लो, ये नोट्स बना लो, इसको रिवाइज कर लो। इससे बाहर तो कोई जानकारी जाती नहीं है। रीट वालों के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है, ऐसा ही समझो भाई साहब। ठीक है, एक बार अगर बनाओगे तो सारा याद हो जाएगा, और ये लगभग लगभग इसी में से पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ जाता नहीं है। इसके अलावा इतिहास से भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, ध्यान रखना। रावल रतन सिंह को तो पूरा क्लियर ही कर दिया। और भाई साहब ठीक है, फिर ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे आपका। मिलते हैं फिर भाई अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। टाटा।